प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया इसरा, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान तो जेल में हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तारीख सामने आ गई। तहरीक में होगा क्या? सड़कों पर रौनक लगेगी या जेलें भरी जाएंगी? तहरीक हुकूमत के खिलाफ होगी या एक दूसरे के खिलाफ? और क़यादत कौन करेगा? इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान के बेटों की जानिब से तहरीक की क़यादत का इम्कान है। इस तहरीक का हिस्सा दूसरी ऑपोजिशन जमातें भी होंगी या नहीं, इस पे डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमती दावे तो दूध और शहद की नहरें बहने के हैं, मगर अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। हुकूमत की माशी पॉलिसी और इक़दामात हकीकत हैं या फरेब नज़र? क्या हकीकत में पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है? जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। बारीक वारदात डाली गई है जिसमें गैस के बिलों में फिक्स चार्जेस 50% बढ़ा दिए गए हैं। इसकी तफसीलात शेयर करेंगे। दूसरी जानिब ओगरा में बगैर इश्तहार और शफाफ तरीके के मुशीरों की धड़ाधड़ भर्तियां की जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले वैसे तो आमिर साहब, जो सियासी गर्मा गर्मी है वो इस वक्त रूज पे है, ख़ासतौर पे ये जो कुछ अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है और कुछ खबरें सामने हैं, लेकिन अवाम के जो कोर इश्यूज़ हैं वो गैस है, बिजली है। ये जो गैस के मामले पे हुआ है, फिक्स चार्जेस डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो गए अनाउंस हुए बगैर, किस तरह से इसको देख रहे हैं? नहीं, असल में ये अनाउंसमेंट तो उन्होंने पहले कर दी थी, मगर आपने सही कहा कि सियासी इश्यूज तो चलते रहते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। ये बिजली गैस जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये डे टू डे उसमें चलना, इसमें गुजारा करना पड़ता है। और लोग सारा महीना ऐसी तशवीश में गुजार देते हैं कि ये कब बिल आएगा, कितना बिल आएगा। और मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जो हफ्ते में 2-2 4-4 दफ़ा जाके मीटर के सामने घूरते रहते हैं उसको कि वो कितनी स्पीड से मेरी बात तो नहीं कर रहे मगर जो अब नया फार्मूला बताया गया, हमें पहले बताया गया था कि जो फिक्स चार्जेस हैं गैस के वो 50% बढ़ाए जाएंगे, मगर जो नया फार्मूला लड़ा की तफसीलात आ रही हैं वो ज़्यादा खौफनाक हैं। और गैस अभी लोगों ने उन्होंने बड़ी चालाकी से इन द मिडल ऑफ समर किया है। तो क्योंकि आजकल लोग बिजली से ज़्यादा परेशान हैं, पंखे और एयर कंडीशनर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनकी तरफ ध्यान होता है। तो जब गैस सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो फिर इसकी तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होगी। अब इसकी तफसील ये है कि जो कम अज़ कम भी जो बिल है ना वो भी बहुत ज़्यादा है कि महफूज सार्फिन, जो ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जिसे कहते हैं, जो सबसे थोड़ा छोटा स्लैब है, जो कम इस्तेमाल करने वाले, उनके लिए भी कम अज़ कम चार्ज भी जो है जो फिक्स्ड है वो 181 रुपये कर दिया गया है। और जो नॉन प्रोटेक्टेड गैर महफूज सार्फिन जो हैं उनका कम अज़ कम बिल 452 रुपये से कर दिया गया है। पहले ये 177 था। अगर आप ये बाकी तफसील भी इसकी पढ़ दें बल्कि। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की जिनकी आप बात करें, इसका फिक्स चार्ज 400 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। और बिलों में जो ये इजाफा है बगैर किसी गैस इस्तेमाल या बुनियादी नर्ख में तब्दीली के हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी आमिर साहब कि बेसिकली बेशक पहले अनाउंसमेंट हुई हो, लेकिन अभी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि फ्रॉम द नेक्स्ट बिल दिस गोइंग टू हैपन। तो वो एक कंज्यूमर के लिए बड़ी एक हैरानगी की बात है। फिर इसके अलावा सिफर इस्तेमाल पर भी महफूज बिल सारिफ का जो बिल है वो 645 से बढ़ाकर 968 रुपये हो गया। और गैर महफूज सारिफिन का माहाना चार्ज 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। गैर महफूज सारिफ का कम अज़ कम बिल 1436 से बढ़कर 2350 रुपये हो गया। और 66% घरेलू सारिफिन इन स्लैब्स में आते हैं जिन पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कम जी ये सारी बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं। और तकलीफ दे बात यह है कि ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि दुनिया में कोई एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, ये हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से है कि ये आवाम को ये बिल ठुकते रहते हैं। अब वो बिल ठुक गया है, वो अपनी नालायकी है कि 2 मिनिस्ट्रियों की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, तो वो उन्होंने आपसे और मेरे से और आवाम से निकालनी है। एक तो ये फैक्टर है।
दूसरा ओवरऑल जो है एलएनजी की, क्योंकि जो माजी में कॉन्ट्रैक्ट होते रहे हैं, ये आजकल एनर्जी के रेट्स बड़े फ्लक्चुएट करती हैं, और अक्लमंद लोग जब ये की जा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, हमने उस वक्त भी शोर मचाया था, ये 10-10, 12-12, 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट ना करें, कोई पता नहीं कल को टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मार्केट्स चेंज हो जाती हैं। तो ये कतर के साथ क्रेडिट लिया जाता था कि देखें जी, पहले नून लीग की उसमें इतने कार्गोज की फिक्स किया गया, फिर पीटीआई में भी को के कम कीमत पे किया गया, मगर उन्होंने भी कुछ किया तो वो कर दिए गए। अब वो एलएनजी बहुत महंगी है, वो इस्तेमाल अब नहीं हो रही, और इस्तेमाल भी नहीं हो रही, और बिजली भी क्यों महंगी है, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं, वो कारखाने बिजली नहीं बना रहे, एलएनजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मगर जो लगाए गए थे, जो एक इकबाल ज़ैद अहमद साहब का एक वो था, और उससे पहले एंग्रो वालों का, कैपेसिटी चार्जेस जा रहे हैं, और एक्सेस ये कतर से आई जा रही है, और कतर से जो है एक दफ़ा तो इन्होंने जुर्माना माफ़ करवा लिया है। अभी हम कार्गो उनके रुकवाएंगे, आगे पता नहीं वो माफ़ करते हैं नहीं करते हैं, सो फंस गए हैं। अब उन नालायकियों का मुसीबत ये है कि अपनी गलत पॉलिसियों का ये खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा, कि बिजली के बिल भी वो बढ़ते रहेंगे, वो पहले भी थोड़े से कम हुए मगर अभी भी इस तरह के हैं, जिस तनासुब से 50 और 55 के पर यूनिट जो है कि पूरे खित्ते में ना तो इंडस्ट्री चल सकती है खित्ते के मुकाबले में, पूरे खित्ते में 1/3 के करीब या हाफ हमारी प्राइसेस हैं बिजली की, और आवाम के लिए, आम साहिल के लिए भी मुसीबत है कि इसके अंदर उनका कीमा निकल गया है। और वो जो आपके महंगाई के जो फिगर्स आते हैं वो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते, क्योंकि वो लोएस्ट स्लैब वाला जो है उसको शामिल कर लेते हैं, ऊपर के स्लैब वालों को वो छोड़ देते हैं। सो बस ये अभी एक और, बल्कि मैं खबर देता जाऊं कि अभी मैं पढ़ रहा था कि जी वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत नाराज़ हुए हैं स्टेटिस्टिकल ब्यूरो पे कि 10-10 साल पुराने फिगर्स दे देते हैं आप, ये वो हो क्या रहा है, जब 1, 2, 3 फिगर इनको तंग कर रहे हैं। एक ये वर्ल्ड बैंक का जो आ गया हुआ है कि पावर्टी जो है वो 40, जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे से मुराद ये है कि जिनको 2 वक्त की, आसान लफ्ज़ों में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, वो 40% से बढ़ के 44% हो गए हैं। यानी 24 करोड़ का 44% कर लें, ये 11-12 करोड़ लोग जो है ना, 11 करोड़ के करीब, ये दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। और दूसरा जो एक सर्वे लेबर का आया हुआ है जिसमें कि 22% जो है वो बेरोजगारी है। अब वो बेसिकली इसके अंदर ये इस बात का इम्कान हो सकता है, और मुझे कभी इम्कान लगता है कि नेक्स्ट जो फिगर आएगा कि जी उन्होंने कहा ये पुराने फिगर्स हैं, तो इसको वो जो है मार्केट के अंदर, मुआशरे के अंदर, ज़मीन के ऊपर जो है ना वो गुर्बत कम नहीं होगी, मगर आपके फिगर्स में वो कम हो जाएगी। सो ये चालाकियों के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है, बजाय इसके कि एक्चुअल कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, और दूर दूर तक जो है बजट के ऊपर से अव्वल तो फ़ौरन उसके बाद से ये देखें ना, ये फिक्स चार्जेस का ये भी बाद में बजट के आया, ये उसके अंदर बजट के अंदर जिक्र नहीं किया गया था। तो मिनी बजट चल रहे हैं तो वो चली जा रहे हैं, अभी सारा साल चलते रहते हैं। आमिर साहब, इस पे तो हमने आगे भी चल के बात करनी है, जो हमारी माशी पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पे, और जो एक गैप्स हैं बड़े विजिबल नज़र आते हैं। बट जो हम अगर बात करें जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप होता जा रहा है, और इसमें कल रात से जो डेवलपमेंट हुई है और फिर अब आज जो है वो उसके ऊपर हर जगह बात हो रही है। सो दिस समथिंग बिग विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर कि कासिम और सुलेमान ये आ रहे हैं जी, अब संभालेंगे। इमरान खान के बच्चे जो है लीबा बीबी ने ये ऐलान किया था कि वो आ रहे हैं और तहरीक में शामिल होंगे। उसके बाद से फिर राना सनाउल्लाह साहब का पहले कल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में उनका बयान आया। अगर प्रोड्यूसर साहब वो दिखा सकें कि उन्होंने क्या कहा। उनके आने से यहाँ पे मासवाई इसके कि उनके लिए मुश्किलात हों। उसके बाद फिर यूके का जो यहाँ पे एम्बेसी है वो उनको बाजियाब करवाए और उनको वापस लेके जाए। अगर वो एक वायलेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए
आएंगे तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो। इससे पहले जो उनका तरीकाकार रहा है उसके ऊपर कौन एतमाद करेगा उनको कि वो वायलेंट नहीं होंगे। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है कि क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। उनकी वालदा जमाइमा गोल्डस्मिथ की माजी में ये ट्वीट्स आती रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ ममानियत करती हैं कि वो किसी तरीके से भी सियासी तौर पे इन्वॉल्व ना हो, बल्कि उनके हवाले से जब भी कभी कोई ख़िलाफ़ कोई ऐसी आए तो उनकी तरफ से अक्सर ये एक प्रोटेस्ट आती है, ट्वीट आती है कि मेरे बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका बाप सियासत में है, हम सियासत पे नहीं है, तो उनको टारगेट सियासी वजूह पे ना किया जाए। तो अभी ये नहीं पता कि वो इजाज़त देंगी या नहीं देंगी, मगर उनका ट्वीट जो है ये आया है, ये एक उनका ट्वीट नहीं है, उन्होंने इसको रीपोस्ट किया है। ये किसी शख्स का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि उस शख्स ने ये कहा है कि राना सनाउल्लाह की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये चल रही है, तो उसमें उस शख्स ने कहा है कि अपेरेंटली वी हैव नाउ स्टार्टेड अरेस्टिंग पीपल सिंपली फॉर द क्राइम ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन पाकिस्तानी सॉइल, कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी है उसकी भी सज़ा दी जा रही है। तो इसको उन्होंने रीपोस्ट किया गया है, उन्होंने ना हाँ की है ना की है, ना तरदीद की है कि वो नहीं आ रहे और ना ही ये कहा है कि वो आ रहे हैं। तो इसके बाद मगर आई एम श्योर कि तलाल चौधरी साहब का भी कुछ इस तरह का बयान आया है कि उन्होंने भी कुछ कहा है कि जी बिल्कुल वो आएँ, तो उसके बाद तहरीक वो होगा तो उनको भी मज़ा चखाएंगे। 26 मई से भी बुरा हाल करेंगे, 26 मई से भी बुरा, इस टाइप का कुछ वो भी उनका भी चल रहा है। तो उसके बाद मेरा उनकी वालदा के लिए भी क्वेश्चन आ जाएगा, पीटीआई के लिए भी आ जाएगा, इमरान खान के लिए भी आ जाएगा कि उनकी जान को वो ख़तरा डालना चाहेंगे या नहीं। ठीक है आमिर साहब, हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, तैमूर सलीम झगड़ा रहनुमा पीटीआई हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आमिर साहब, तैमूर साहब से बात करेंगे और सबसे जो आप ये इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कासिम और सुलेमान के हवाले से, एक जिस तरह आपने कहा है कि जमाइमा ने रीपोस्ट किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप तैमूर सलीम झगड़ा से भी इसके ऊपर बात करें कि एक तो पहले ऑथेंटिकेट करें कि व्हाट इज देयर एग्जैक्ट प्लान। ये प्लान तो जो है मैं तैमूर खान से ही पूछना चाहूँगा कि कासिम और सुलेमान आ रहे हैं कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम आमिर साहब, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ना मैं कासिम और सुलेमान को जानता हूँ, ना मैं जमाइमा को जानता हूँ, लेकिन कासिम और सुलेमान इमरान खान के बेटे, और कोई भी दो बेटे अगर अपने वालिद को देखें 2 साल उनको कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ जेल में रखा जाए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, मैं तो कम से कम अपने वालिद के लिए हर हद तक चाहता कि उनको इंसाफ मिले। इसमें कौन सी बुराई है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं है, मगर मैं इसलिए पूछ रहा था कि राना सनाउल्लाह का जो बयान आया कि अगर वो आए तो उनको फिर ब्रिटिश एम्बेसी बाजियाब कराएगी, और वो अगर मुतशद्दिद तहरीक को लीड करेंगे, हालांकि लीड करने की बात नहीं हुई थी, तो फिर गिरफ्तारी करेंगे। इसलिए कि इसके बाद उनकी वालदा या वालिद के लिए भी क्वेश्चन आता है, पीटीआई के लिए भी आता है कि उनकी किसी किस्म का अगर उनको कोई ख़तरा ऐसा हो सकता है गिरफ्तारी का या उनकी जान का, तो वो उनको चाहेंगी कि वो यहाँ आएँ। मैं जवाब भी आपको नहीं दे रहा था, राना सनाउल्लाह को ही दे रहा था। मुझे पता है कि कोई भी जो है वो रीजनेबल इंसान इस जो आपने सवाल किया उसका जवाब वो खुद ही जानता है। देखिए, और ये भी कह दे, चाहे वो यहाँ पे आए वो भी उनका हक है, उनका वालिद यहाँ पे जेल में, मुझे नहीं पता उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं या नहीं है, ना भी हो उनका वालिद एक पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में जेल में, उनको आने का हक है। वो अमेरिका जाएं और वहां पे अपने वालिद के साथ जो हो रहा है उसको हाईलाइट करें, वो उनका हक है। वो दुनिया में कहीं जाए, वो उनका हक है। इसी तरीके से जैसे इमरान खान की बहनें हैं या इमरान खान की वाइफ हैं, जब वो इस तहरीक में हिस्सा ले रही थी, वो सियासी तहरीक में नहीं हिस्सा ले रही, वो अपने भाई या अपने शौहर की रिहाई के लिए अपना पार्ट प्ले कर रही हैं।
बाकी राना साहब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल में हर कदम में, अब वो आए ना आए वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन एक रजीम के पास जब लेजिटिमेसी ना हो, बुनियादें उनकी जो है वो इलीगल हो, तो वो फिर हर चीज से डरती है। देखिए मैं आपको ऑप्शंस कह देता हूं, वो उनको यहां पे छोड़ सकते हैं, वो यहां पे उनको अरेस्ट कर सकते हैं, वो जहाज में उनको वापस कर सकते हैं, वो बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी करेंगे इंटरनेशनल अटेंशन इस बात को ड्रॉ होगी कि पाकिस्तान का जो निजाम है वो जो है वो दो नौजवानों को जो पता नहीं पाकिस्तानी शहरी है या नहीं है, वो अपने वालिद के साथ मिलने आए थे, पत्नी तहरीक के लिए भी आते हैं या नहीं आते, लेकिन अपने वालिद के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो करने आए हैं। तो ये जो भी ऑप्शन ले लिया उसके साथ जो पाकिस्तान में लाकानूनियत है वो हाईलाइट होगी। मगर इसके साथ तैमूर खान ये भी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये इसके खदोखाल क्या हैं। इमरान खान का जो ये हलीमा बीबी के थ्रू अनाउंसमेंट आई है कि 5 अगस्त से जो है हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है शुरू करने का ऐलान है, तो ये इसके खदोखाल क्या हैं, तफसीलात क्या हैं कि ये इसको कौन लीड करेगा, क्या कोई बड़ा जुलूस होगा, छोटे छोटे जुलूस होंगे? मेरे ख्याल में आमिर साहब जो शुरू में जो इसकी शुरुआत हुई वो तो ये हुई कि पार्टी के चंद लीडरान, मेरे ख्याल में उसमें अली अमीन गंडापुर और सलमान राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, उन्होंने कोई प्लान जो है वो इमरान खान की बहनों को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इमरान खान ने मैसेज जो है वो भेजा था कि ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए जो लाकानूनियत है, जो फैशिज्म है। ठीक है जी, ये पहले हुआ था। फिर उसके बाद अभी जो मीटिंग हुई है कल अडियाला में, उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो 5 अगस्त की डेट है उसमें इमरान खान की जो है वो 2 साल कैद में पूरे होते हैं, वो एक पीक होना चाहिए इस तहरीक का। मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन में ये हमें भी बाकी पार्टी को भी बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। पार्टी को छोड़े, ऑब्वियसली इमरान खान के सारे सपोर्टर्स ऐसे तहरीक के पीछे जो है वो खड़े होंगे। मैं फिर भी लोग इंटरेस्टेड हैं खदोखाल में, वो इसलिए कि इंतज़ामिया ने भी अपने इंतज़ाम कर रहे होंगे। दूसरा अब ये नहीं पता कि क्या जिस तरह वो शहबाज शरीफ कहते थे कि ऊ करके मज़ामत करनी चाहिए, अपनी गली मोहल्ले में छत के ऊपर निकल के ये ऊ करना है या किसी चौक के अंदर इकट्ठे होना है, ये इसके ऊपर लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं जानने में। जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में सेंसरशिप का एक माहौल बढ़ाया जा रहा है, जो आज कल फैसला हुआ एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट से कि 27 चैनल्स को आंखें बंद करके बैन किया जाए यूट्यूब से, बगैर किसी वजह के, बगैर उनको डिफेंस का मौका दिए हुए। उसमें बहुत से क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। बहरहाल हमने एहतजाज करना है। और मैं आमिर जो एक बात कह रहा था वो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरी राय ये होगी कि एक तहरीक में मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, भरपूर एहतजाज, लीगल फ्रेटर्निटी को इन्वॉल्व करना, जो अलायंस हमने बनाई थी जिसके महमूद खान आचकजई सरबराह है, उस अलायंस को इस्तेमाल करना, क्योंकि जंग पाकिस्तान में आईन और कानून की है, सिर्फ इमरान खान की रिहाई की नहीं है। और वो सारे लीगल हरबे जिसमें जो लाकानूनियत हुकूमत ने की है उसका जवाब बहुत सी जगह खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के पास है। इलेक्शन की इंक्वायरी, 9 मई की इंक्वायरी, केयर टेकर्स ने जो गलत काम किए हैं उन ऑफिशियल्स महमूद खान अचकज़ई तो समझ आती है, उनकी समझ आती है। पहले ये JUI के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान से भी ये एक्सप्लोर किया जाता था, मगर फ़िलहाल तो वो ये जो सीटें मखसूस मिल गई हैं उसकी लाइन में लगे हुए हैं, वो सीटें लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। मगर कोई इम्कान है उनको भी शामिल करने का अभी भी? देखिए, जिसने शामिल होना है वो शामिल हो, जिसने शामिल नहीं होना वो शामिल ना हो। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, सिविल सोसाइटी, मीडिया और सिर्फ PTI के साथ ज्यादती की भी बात नहीं है। और ये बात मैं पार्टी के अंदर भी कहता हूं। हम ये काम नहीं कर सकते कि हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हो, हम पे टीयर गैस चले, हम जो है वो हाथ उठाएं।
हम किसी और पॉलिटिकल मूवमेंट पे टीयर गैस चलाएं, ये नहीं हो सकता। हम ये काम नहीं कर सकते कि जबरी गुमशुदगियां हो उन जर्नलिस्ट की या पीटीआई के मेंबर्स की, उस पे हम आवाज उठाएं। बलोचिस्तान या फाटा में हो, उस पे हम चुप। पाकिस्तान की तारीख में मज़ामत की बड़ी एक तारीख रही हुई है। ये जो है ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ भी हुई, मुशर्रफ के हुई, ये उस ज़माने में भी अपनी अपनी नौयत के जुल्म सितम होते रहे। मगर लीड तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना पड़ता है। जब वो नहीं कर पाती, जो कि काफ़ी महीनों से आप देखें ना, नवंबर लास्ट जो हुई थी, तो उसके बाद से अभी 6 माह हो गए हैं, तो बाकी तबके जो सिविल सोसाइटी वगैरह कह रहे हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। वकला जो है वो तकरीबन लेट ही गए हैं, ये जो जुडिशरी के साथ हाल हुआ है उसके बावजूद। आप ठीक कह रहे हैं आमिर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लीडरशिप हमने ही प्रोवाइड करनी है और वो चैलेंज ही हमारा है, और उस पे अगर हम उस तरीके से नहीं प्रोवाइड कर सके, वो तनकीद भी हम पे बनती है। लेकिन ये बड़ी तहरीकों में होता है। वी हैव टू इमर्ज फ्रॉम दिस फेज। वही इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारे जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें आप भी मौजूद हैं ना। कल कोई और यूट्यूब चैनल हो, परसों आपका प्रोग्राम बंद हो जाए, इसलिए नहीं कि आप जो है वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसलिए कि आप सच बोले, लेकिन वो सच किसी को अच्छा ना लगे। तो ये हमारी रोजगार के पीछे पड़ गए हैं। तैमूर साहब, मैं अगर एक यहाँ पे सवाल करना चाहूँ कि एक लीडरशिप क्राइसिस तो देखिए मौजूद है, और खास तौर पे ये क्रिटिसिज्म बहुत होता है कि जब इस तरह के एहतजाज की बात होती है तो आपकी लीडरशिप बाहर नहीं निकलती, या निकलती है तो गायब हो जाती है। तो आपको लगता है कि इस दफा अगर एहतजाज होता है तो लीडरशिप फर्मली खड़ी रहेगी, फिर वो कुर्बानी देने में लीड करेगी? देखिए, कुर्बानियां तो बहुत लोगों ने दी है। वन वे किसी ने जेल काटी है, कोई जो है वो पत्नी कितने हफ्ते कितने महीने गायब हुआ है। मेरे जैसे बंदे को जो है वो एक ऐसे इलेक्शन रिजल्ट दिया गया है जो ना फिजिक्स, ना मैथमेटिक्स, ना इकोनॉमिक्स, ना कोई और साइंस जो है वो उस रिजल्ट को डिसाइफर कर सके। बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन ये बात सही, मैंने जो आपको कहा कि वो तहरीक और उसकी लीडरशिप, उसमें जो हमने गलतियां की हैं उस पर देखना है और फिर मुतहिद होके आके जाना है, rather than later। आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी कमी रही आपकी पार्टी की कि जो इमरान खान तो अंदर हैं, जो बाहर लीडरशिप है उनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती कि अली अमीन गुंडापुर लीड क्या करेंगे। वो तो आपके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी, पता नहीं उसका मुझे नहीं पता, वो इंक्वायरी चल रही है, ख़त्म हो गई है, क्या है, ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी? हमें आगे पीछे लोग खत्म कर देंगे। देखें, आपने वो ठीक कहा। हमारा, अगर मैं एक और तरीके से कहूं, हमारा चैलेंज ये है कि जब एक लीडरशिप ग्रुप साथ सही काम नहीं करता तो 2 जमा 2 4 भी नहीं होते। फिर आप नहीं 2 जमा 2, आपके पास रिसोर्सेज होती हैं लेकिन आपको 4 का इंपैक्ट नहीं मिलता। और जब एक लीडरशिप ग्रुप एज ए टीम काम करे, जो हमारा चैलेंज है, तो फिर 2 जमा 2 22 भी हो जाते, वो इंपैक्ट भी दे देते। तो छोड़े मेरे खिलाफ जिसने जो ठीक किया गलत किया, मैं इमरान खान के मैंडेट के लिए वो लड़ाई करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आई फील द पेन, लेकिन अपने लिए नहीं। इसलिए कि अगर ऐसे इलेक्शन करने हैं जहां किसी से जाके कहना है कि अगली बार यार मेरे वोट जो है या जो मिले वो रहने दो, या अगर किसी से कम हो तो ज्यादा कर दो, कम से कम हामिद, या ना मैं ये कर सकता हूं, क्या लोग उम्मीद करें कि केपी में अली अमीन गंडापुर जो उनके हालात नजर आते हैं वो इसको लीड करते नजर आएंगे, या जुनैद अकबर की तरफ देखें? आमिर, लीड हर बंदे ने अपनी जगह पे होगा। हर किसी को अपना हल्का लीड करना होगा, हर किसी को जो है वो अपने जिले के लिए एक मिसाल देना होगा। जब हम एक बंदे की तरफ देखते हैं जो कि इस मूवमेंट को लीड कर सकता है, वो तो सिर्फ इमरान खान हो सकता है। इमरान खान की पार्टी कामयाबी तब हो सकती है जब हम ये समझें, इस बात को समझें कि जो लीडरशिप हमने दिखानी है वो कलेक्टिवली दिखानी है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इमरान खान पे, ना अली अमीन गंडापुर पे, ना तैमूर झगड़ा पे, ना जुनैद अकबर पे। तो जिस दिन हम जो है वो
कलेक्टिवली काम कर सके। जो मुझे आपको समझ impact जो आ नजर रही जाए। है कि ये इसके जो खदोखाल हैं वो हर कोई अपने ज़िले में, शहर में, तहसील में वो वहीं पे एहतजाज करेगा। कोई बड़े शहरों की तरफ रुख करना, कैपिटल की तरफ रुख करने वाला मामला इस दफ़ा नहीं होगा। मैं ये बात वैसे मेरे ख्याल में जो आमिर हमारी सपोर्ट है पेशावर में देख लें, हमारे जितने वोटर्स हैं, हमने मेरी सजेशन ये होगी कि देखिए हम ये तो दिखा दें कि पेशावर में हम पेशावर के अवाम को सिर्फ अपने वर्कर को कैसे निकाल सकते हैं ताकि वो अपना एक्सप्रेशन, अपना ओपिनियन, अपना इमोशन एक्सप्रेस करें। इसी तरह लाहौर, इसी तरह कराची, हाँ इसी तरह इस्लामाबाद, पिंडी, वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, और उस पीसफुल प्रोटेस्ट की हुकूमत को हर सूरत में स्पेस भी जो है वो देनी चाहिए। नहीं मगर वो जो क्योंकि उसके बगैर ये आप मुल्क और उसका निजाम रहता गांधीयन नहीं। प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं पीसफुल, तो गवर्नमेंट बड़ी खुश होगी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो चाहेंगे कि इस तरह का, तो वो 5-10 साल लग जाएंगे। वो करने वाली बात ही आ गई है। तो ना 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 ना, मैं सिर्फ ये जो आपने कहा है, वैसे गांधीयन प्रोटेस्ट भी इफेक्टिव थे, और जिस तरीके से कायदे आजम जिन्ना ने जो है वो 1945-46 के इलेक्शंस के बाद प्रोटेस्ट किए, वो भी बड़े इफेक्टिव थे। लेकिन कभी इन्होंने जो है वो बंदूक तो नहीं उठाई ना। ठीक है, वो काम हमारा नहीं है। हाँ, रियासत जब बंदूक उठाना चाहे तो वो उठा ले, अपने आप को एक्सपोज कर देगी, जो नॉर्मलसी की कीमत है उसको और बढ़ा देगी। लेकिन प्रोटेस्ट होगा, और जैसे आपने कहा हमें प्रोटेस्ट के साथ सिविल सोसाइटी मूवमेंट, लॉयर्स मूवमेंट, जो हमारे पास स्टेट में हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है कि वो दिखाए कि हम कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तैमूर खान, वक्त महदूद है, एक और इशू आपसे उसका ओपिनियन चाहता हूँ खास तौर पे। वो ये फाटा का इशू है कि फाटा खबरों से अपनी सिर्फ वहाँ पे जो कोई बम धमाका हो जाए या सिक्योरिटी के इश्यूज आए तो तभी खबरों में आता था। अभी ये जो एक कमेटी बनाई गई है, ये इस कमेटी पे क्या इशू है और क्या एतराज़ात हैं और उसके क्या असरात हैं? ये कमेटी एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पेशावर गए थे, वहां पे एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद बनी। उस मीटिंग में मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर भी थे। ठीक है जी, बैकग्राउंड तो ये, वो वहां पे उन्होंने फाटा में कोई डिस्कशन की थी। कोई कबायली अजला, जो कि अभी 7 अजला है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके बारे में वैसे कोई कमेटी वफाक में बने इसकी समझ नहीं आती। अगर कोई कमेटी बनानी थी जहां पे वफाक और सूबे के इश्यूज जो है वो डिस्कस करने, तो वो फिर लॉजिकली वफाक को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नीचे ही बनानी चाहिए थी ना, उसमें वफाकी नुमाइंदे आए। पंजाब में कोई कामों की कमेटी जो है वो वफाक में तो नहीं बनेगी ना। अनफॉर्चुनेटली ये बात इस वफाकी निजाम को समझ नहीं आएगी। क्या समझ आएगी? जब इनका वोट बैंक होता था वो भी पंजाब के एक रीजन का होता था, आज तो वो वोट बैंक है ही नहीं, तो उनको बाकी पाकिस्तान की क्या समझ आएगी? तो ये ज़ाहिर है 25वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ये किया गया था, और वो समझ आती है कि ये सूबाई एक इशू है कि अमीर मुकाम को भी तो मगर इख्तियार देना है ना, कुंडी साहब को भी देना है। उनको वहाँ पे इसीलिए लगाया गया है कि वो अपनी पार्टी को बहाल करवाएं, तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना है। आपने खुद ही जवाब दे दिया। लेकिन अगर एक्चुअली एक काम करना है तो वो ये आमिर के जो 25वीं तरमीम के बाद कबायली अजला में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि 70 साल जब कबायली अजला फेडरेशन के नीचे ही थे तो उनका बेड़ा गर्क हुआ है। वो आइन और कानून के नीचे नहीं थे, उनको इस्तेमाल किया गया है अफगान प्रॉक्सी वॉर्स में। तो इसका बदला तो ये बनता था कि जब उनको मेन स्ट्रीम करना है तो वाकई वो जो वादे किए गए थे 100 अरब रुपए के साल के, जो कि भी बहुत कम रकम है, कि वो उनको दिए जाए, कि गवर्नेंस मॉडल उनको दिखाया जाए कि पाकिस्तान
में एक्चुअली इंटीग्रेट होने का मकसद जो है वो क्या है। उसके बजाय आप कमेटी बनाते हैं ताकि सूबे से वफाक को जो है वो उनका अख्तियार दोबारा चला जाए। इन चीजों से रिजेंटमेंट बढ़ती है। बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम झकड़ा साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है गेस्ट डॉक्टर नदीमुल हक, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीमुल हक साहब। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? डॉक्टर साहब का तारुफ जो है ना, ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है। नहीं, वो डॉक्टर तो साहब लंबा चौड़ा एक तारुफ है। दानिश्वर हैं और इनका कैनवस बड़ा वसी है। तो इनकी जो कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, ख़ास तौर पे इस्लाहात के हवाले से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग के पोजीशन हवाले से। रखते हैं और उसी वजह से किसी सरकारी इदारे के करीब वाले भी ना इनको फटकने नहीं देते। तो डॉक्टर साहब, वो जो ब्यूरोक्रेसी की शॉर्ट साइजिंग का सुनते थे हम कि जी वो यूं कर देंगे, वो कर देंगे, साइज ऑफ द गवर्नमेंट वो कर देंगे। अब रोज़ इतला आ जाती कि एक आधी कोई कमेटी बन जाती है, नया अथॉरिटी बन जाती है। अभी जो है पता चल रहा है कि ओगरा में जो है ना, कोई प्रोसीजर वगैरह के ख़िलाफ़ फॉलो किए बगैर एक मशीरान की भर्ती लेके कर रहे हैं। तो जो मेंबर फाइनेंस है वो नईम गौरी 6 बार तौसील ले चुके हुए हैं। कोई रिटायर्ड अफसरान लाए जा रहे हैं। एक तरफ जो है गैस और बिजली के रेट बढ़ते जाते हैं, दूसरा भर्तियां करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, आज भी एक बात कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है कि इनकी जो बोर्ड मेंबरशिप है उसके लिए जितने मर्जी पैसे लें। मैं आपको बताऊं, 2011 या 12 में नेशनल बैंक की एनुअल स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल को उस वक्त 1.5 करोड़ रुपया बोर्ड मीटिंग की तरफ मिला। कई जगह इनको 10-10 हज़ार भी मिलता है। देखिए, बात सिंपल थी, मेरा कोई जाती इख्तिलाफ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के हवाले से देखता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स में सोच है वो ये है कि जिसके बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया चलती है, कहते हैं कि भाई इतने पैसे दें, बहुत अच्छे पैसे देंगे, कम ना दें, बहुत अच्छे दें, पर इतने पैसे दें कि आपको सबसे अच्छा बंदा मिले और सबसे अच्छा काम करे। एक बड़ा फेमस पेपर था जेंसन मैकलिन, जिसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला है। उन्होंने जो लिखा था वो पूरी दुनिया में फैल गया है। वो कहते हैं तनख्वाह थोड़ी दो, बोनस ज्यादा दो। और आप देखें पूरे बैंकों, पूरी दुनिया में होता है तनख्वाह। मेरी वालदा भी कहती थी कि जो है तनख्वाह थोड़ी हो, बख्शीश ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, बोनस ज्यादा होना चाहिए। बोनस ये कि बोनस मेजर होता है परफॉर्मेंस से, कि आपकी परफॉर्मेंस क्या, आपने काम क्या किया है। ये नहीं कि सिर्फ आप तनख्वाह ले रहे हैं, काम क्या किया। तो अब आप हर इदारे में देखें, बाहर डिज्नी ले लें, आप एप्पल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, तनख्वाह थोड़ी होती है, बोनस मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं। तो मैगी थैचर ने ये कर दिया था वहां बरतानिया में, और उसके साथ फिर ये आपको सबसे अच्छा बंदा भी सिलेक्ट करें। अब ये जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, ये कनाडा का सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी था और इसको कैनेडियन पासपोर्ट के साथ बरतानिया में रखा गया। बरतानिया का भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर था ये, ठीक है। डॉक्टर साहब, बोनस तो तब मिलेगा ना अगर मुनाफा होगा। इनको जो ये बड़े बड़े जो बोर्ड्स के अंदर जो है 20-20, 25-25 लाख रुपया भी कई दफ़ा बना लेते हैं। इस तरह पार्कों में 5,000, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, $5,000 मिलते हैं और वो सिंगापुर में फैमिली के साथ बिजनेस क्लास में जाते हैं कई दफ़ा। और जो है 2-2 मीटिंगें, लंच से पहले एक मीटिंग कहलाती है, लंच के बाद दूसरी मीटिंग होती है, और कई दफ़ा वीडियो मीटिंग के भी जो मिलते हैं। तो वो उसका मकसद ये होता है कि इतनी उनको रिश्वतस्तानी कर दी जाती है कि वो एसओईज का जो हाल हुआ है वो इसीलिए कारपोरेशनें बैठी हैं कि वो बोले ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आमिर साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं दुनिया सारे पाकिस्तान के सबसे अच्छे लोगों से पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सलमान शाह, हफीज पाशा, शाहिद कारदारा, सबसे पूछता हूँ तुम कितने बोर्ड पे? कोई अच्छा बंदा किसी बोर्ड पे नहीं। सिटी बैंक का सब बोर्ड पे, ये लोग बोर्ड पे। आई थिंक जो इकोनॉमिक्स हमने सीखा है कि आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी में ग्रुप के इंसेंटिव देखने, इंडिविजुअल के इंसेंटिव देखने, और एक ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है अगर इंसेंटिव्स आपके ऐसे हो कि ऑर्गेनाइजेशन मुनाफा, जो आपने कहा ना, मुनाफे के साथ लिंक हो। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी हम मुनाफा बना सकते हैं। हम मुनाफे के 1000 पब्लिक एंटरप्राइज रिफॉर्म के तरीके हैं जिसको हम बनाएं। तो जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक करनी है। हम बरतानवी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं चल सकते। और देखिए दुनिया में जितना बड़ा चेंज आ रहा है, अब देखिए चीन ने क्या कर लिया, पूरी दुनिया क्या कर रही है।
इसराइल इतना सा मुल्क है, 9 मिलियन का मुल्क है, लाहौर से छोटा मुल्क है, उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को फतह कर लिया। माना अमेरिका उसके पीछे है, पर अमेरिका भी उसके पीछे उसकी जहानत की वजह से। हम भी नहीं समझते कि दुनिया में जंग जो है जहानत की, हम जहानत पे जा नहीं रहे, हम सोच रहे हैं कि यार ऐसे ही पैसे कमा लें और गुजारा कर लें। तो मेरा तो ख्याल है ये सोच जो है हमें बड़ी बढ़ानी चाहिए और इस पर बहुत बात करनी चाहिए, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब वो इकोनॉमिस्ट इसलिए नहीं लगाते वहाँ पे, आखिरी दफ़ा डॉक्टर महबूब हक साहब को लगाया था शायद, या जाफरी साहब आए थे, वो 22 खानदानों के पीछे पड़ जाते हैं। वो आप जैसे लोगों को इस तरह की सख्त बातें करनी शुरू करते हैं, वो इसीलिए बैलेंस शीट ठीक करनी होती है, इकोनॉमी थोड़ी ठीक करनी है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंकर चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे। देखिए बैलेंस शीट की हुकूमत की जो है बहुत अमीर मुल्क है, पर हमें बैलेंस शीट नहीं करनी चाहिए। एक मैं आपको बात बता दूं आमिर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि हमने महबूबुल हक की कोई कदर नहीं की। इतना बड़ा आदमी था, उसको हमने तमगा भी नहीं दिया। अब हर पिल्लू पंजू को तमगा दिया, महबूबुल हक को नहीं दिया। तो समझ ही नहीं आता, मेरिट समझते ही नहीं। हमारे मुल्क में मेरिट का खात्मा है, मेरिट समझते क्यों? हम सोचते हैं बस पोजीशन है, उसमें किसी को भी लगा दो, भांजे भतीजे बेटी के सामने को लगा दो, किसी को लगा दो, यार पता नहीं समझ आती क्या बात है। तो बहुत मसले इस मुल्क में, अगर हम उन मसलों पर बात नहीं करते। मेरे इकोनॉमिस्ट भाई है, वो सोचते एक दो नंबर सुना दें, बात ठीक हो जाएगी। नंबरों से कुछ नहीं होता जी। वी हैव टू रियली गेट दैट अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी। बिल्कुल, वो जो तमगों की बात कर रहे हैं वो आजकल बिलालगंज में जो है ना स्क्रैप में बिक रहे हैं। तो वो जो आपका मैं एक और बड़ा पॉडकास्ट देख रहा था एजुकेशन पे, आप बता रहे थे कि तालीम के फ़वाइद, तो मैं गौर कर रहा था यहाँ 0.8% ऑफ GDP है हमारा इस दफ़ा का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। तो फिर आगे क्या होगा? देखिए जी, तालीम में भी आपने मेरिट नहीं रखा हुआ, तालीम में भी आपने हर जाहिल पेंडू को प्रोफेसर बना दिया। हालात ये हैं कि जो अच्छे लोग हैं पहले बाहर भागते हैं, फिर सिविल सर्विस में जाते हैं, फिर लॉ में जाते हैं, फिर बैंकिंग में जाते हैं, फिर इधर उधर जाते हैं। जो बच जाते हैं, जो बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं होते, वो प्रोफेसर बन जाते हैं। फिर वो पढ़ाएंगे क्या? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम स्कूल इकट्ठे गए थे, कॉलेज इकट्ठे गए थे। प्रोफेसरों का जो रुतबा है वो पढ़ाएंगे क्या? तो अगर वो पढ़ा नहीं सकते, प्रोफेसर हमारे अच्छे कोई नहीं। अगेन मैं देखता हूँ हमने प्रोफेसरों की क्या कदर की। तो एक यूनिवर्सिटी या स्कूल बनता है जब आप कदर करें प्रोफेसरों की। आप देखिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में कितनी कदर है प्रोफेसरों की, हमारे यहाँ कदर ही कोई नहीं। दूसरा मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी भी जब देखता हूँ वो यूनिवर्सिटी के मैं देखता हूँ ब्रोशर, तो मैंने देखा, आज ही देख रहा था, एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने अनाउंस किया पब्लिक पॉलिसी की डिग्री। उनके पास सिर्फ 6 बंदे हैं, प्रोफेसर भी नहीं, 6 बंदे, और 6 पे वो डिग्री अनाउंस कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कैसे। डॉक्टर साहब, मैं बुर्किना फासो के सदर का इंटरव्यू देखता हूँ, मैं आजकल उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। वो उन्होंने सारा फोकस ही एजुकेशन पे किया और 25-30% से 75% पे ले जाकर क्वालिटी एजुकेशन के अभी भी हार्वर्ड और MIT सारे उनके पास जा रहे हैं कि आप बताएं इतने कम वसाइल में आपने ये टर्न अराउंड पूरा मुल्क कैसे 3 सालों में कर दिया? पर उसने ये भी किया है, उसने कहा कि हम किसी से कोई कर्जा नहीं लेंगे, हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। IMF वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने कहा भाग जाओ, हम नहीं आपसे बात करते। उसने कहा मैं खुद जाकर सड़कें साफ करूंगा, मैं खुद काम करूंगा। देखिए ऐसी खुददार लीडरशिप आ जाए तो चाहिए क्या? लीडर वो होते हैं, आपको भी याद है जो हमारे खलीफा राशिदीन थे, वो भी आम आदमी थे, बैठते थे, अपनी दौलत भी दे दी, सब कुछ। हम लोग तो भी उस निकले ही नहीं, 4 गाड़ियां सामने, 10 गाड़ियां पीछे, टेक्का और ये चीजें। अनफॉर्चुनेटली इससे मुल्क नहीं बनते। इब्राहिम ट्रेज़ोरे बहुत अच्छा आदमी है, ही डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई होप उसको मारे ना, 36 अटेम्प्ट हो चुके हैं उससे मारने के। नहीं, अभी तो उन्होंने जो अमेरिका की जो प्रेस स्पोक्स पर्सन है उनका वो जो कीमा निकाला है अभी इंटरव्यू में, वो देखने वाला है। क्या ब्यूटीफुली उसने हैंडल किया था। बहुत तकड़ा आदमी है जी, बहुत अच्छा आदमी है। मैं आपको बता रहा हूँ अफ्रीका में अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे लीडर्स आ रहे हैं। आई होप आमिर साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है कहते हुए, बस अब हमारा सारा जो है ना दुआओं पे, उम्मीदों पे, ये आखिरी जुमला यही होना चाहिए, वी होप वी प्रे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह की डिस्कशन ये करते हैं आमिर साहब, और जिस तरह की इकोनॉमी को समझते हैं और जिस तरह की पर्सपेक्टिव देते हैं, ये बहुत डिफरेंट भी है और आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत ज़रूरी भी है। आई थिंक इस किस्म की आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की हमें ज़रूरत है, तभी इस जो रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं वो तभी आएंगे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।